हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का यूनिट 10 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज के लिए नेशन ने क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या प्लान बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो नेशनल एक्शन प्लान है जो क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था, ये 2008 में रिलीज़ हुआ था ये प्लान। अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत होता क्या है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेन होके, मतलब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लेक्चर यूनिट 1 में लिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसका स्ट्रेटजी क्या है कि प्रोटेक्ट करना पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो हमारा सोसाइटी है जो कि पुअर है और जो ख़त्म हो रहा है, उस सोसाइटी को बचा के रखना है। ठीक है, अब उस सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आते हैं। बैलेंसिंग बना के रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वायरमेंट के लिए। इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा इकोलॉजी है उसको सस्टेन रखना है। कोलैबोरेटिंग करना है, मतलब दूसरे के साथ मिलके काम करना इंटरनेशनली। कैसा काम? रिसर्च और साथ में डेवलपमेंट। शेयरिंग करना, ट्रांसफ़र करना एक दूसरे का टेक्नोलॉजी। ये सभी चीज़ें इस प्लान के अंतर्गत देखा गया। अब आती हैं आगे की बात कि इंडिया डिवाइस्ड ए स्ट्रेटजी टू हेल्प द कंट्री एडप्ट टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने एडवाइस किया कि बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं जिसके कारण हम अपने कंट्री को बचा सकते हैं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। तो to transition into a development pathway that is sustainable and to make a contribution towards the global challenges as a responsible member of the international community। जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको ये रिस्पॉन्सिबल उठाना पड़ेगा कि जो कंट्रीब्यूशन हम लोग को करना है किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, और कुछ प्लान के तहत हम लोग को ये कंट्रीब्यूशन करना है। और ऐसा कंट्रीब्यूशन रहे जो कि ये सस्टेन रहे, इसमें कोई भी रुकावट ना हो। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है या नेशनल एक्शन प्लान जो देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि ये 8 मिशन को लॉन्च किया। क्या किया? 8 मिशन को उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कौन कौन से मिशन हैं? एक है नेशनल सोलर मिशन, दूसरा है नेशनल मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये सब मिशन क्यों देखा गया है? ये सब मिशन इसलिए अपनाया गया है, देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज में इन लोग का क्या रोल होता है और हम लोग क्लाइमेट को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यदि हम लोग कुछ थोड़े थोड़े काम करते रहें, किसी किसी चीज़ पे काम करते रहे, चाहे वो एनर्जी पे हो, ग्रीन इंडिया पे हो, एग्रीकल्चर पे हो, यदि इन सब चीज़ों पे यदि हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, तो हमारा जो इन्वायरमेंट का जो भी प्रदूषण है या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के खिलाफ जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ बच सकती हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आप लोग को बताया कि यदि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है तो कुछ कुछ मिशन को लागू करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग करने से एक दूसरे को मदद कर सकती है इंटरनेशनली। तो आइए एक एक करके हम लोग मिशन को देखते हैं। पहला है नेशनल सोलर मिशन। ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी इसे कहा जाता है, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या है कि सोलर एनर्जी लगाने की बात कही गई थी कि सोलर एनर्जी में वो पोटेंशियल है टू बी ग्रेट सोर्स ऑफ फ्यूचर एनर्जी। आने वाले समय में जो हमें एनर्जी मिलेगी वो सोलर एनर्जी के द्वारा मिलेगी। जो टारगेट रखा गया था 20,000 मेगावाट का, जो कि 2022 तक हो जाएगा। ठीक, लेकिन बीच में ही जून में
2015 को ये बदल के 1 लाख कर दिया गया कि अब 20,000 मेगावाट नहीं लगाना है, अब कितना लगाना है, 1 लाख लगाना है 2022 तक, ठीक। लेकिन यदि हम लोग पढ़ते हैं कि 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को कितने रूपों में बांट दिया गया, 2 रूपों में, एक 40 गीगावाट को, एक 60 गीगावाट को। बोला गया कि रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को यदि हम लोग छत पे लगाते हैं, रूफ टॉप पे लगाते हैं, तो उसको हम लोग 40 गीगावाट तक लगा सकते हैं। लेकिन यदि बड़े पैमाने पे लगाना है और लार्ज या मीडियम स्केल पे लगाना है, जैसे बाहर में लगते हैं, तो उसको हम लोग 60 गीगावाट तक लगा सकते हैं। तो ये नेशनल सोलर मिशन का प्लान था, 2010 में लॉन्च हुआ था। अब आते हैं दूसरे, नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी पे। अब ये होता क्या है? सबसे पहले ये जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 में लागू किया गया था कि कितना एनर्जी हम लोग को अडेप्ट करना है, कितना एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, मतलब एनर्जी को बचाना, घटाना, ये सब। लेकिन ये जो प्रोग्राम है नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को बढ़ाना, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। तो इसमें 4 इनिशिएटिव लिया गया था, 4 इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। देखते हैं। पहला है परफॉर्म अचीव ट्रेट, जिसको हम लोग पैट के नाम से जानते हैं, प्रोवाइड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग्स फॉर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज विच कुड बी ट्रेडेड। दिस वाज दस ए मार्केट मैकेनिज्म टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। जो ये आप समझिए कि ये मार्केट के लिए किया गया था, प्रमोटिंग के लिए किया गया था कि हम जो भी ये लॉन्च कर रहे हैं मिशन, इसको बहुत जगह इसको पहचान मिले, ठीक है, कि ये जो एनर्जी कर रहे हैं ये हम लोग एनर्जी सेविंग के लिए कर रहे हैं, कि कितना एनर्जी हम लोग बचा सकते हैं, और ये जो इंडस्ट्री हैं ये सब इन सब चीज़ों को जान सकें। तो इससे एक सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, कि यहाँ ये सर्टिफिकेशन मिला है जिससे हम लोग इसको पहचान सकते हैं। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, जब ये मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट में ये फैलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इस तरीके से। क्या, जैसे कि साउथ टू फैसिलिटेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एप्लियंस बाय मेकिंग देम अफोर्डेबल, और ये अफोर्डेबल भी है, ओके। तीसरा है एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म एम्ड एट फाइनेंसिंग डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम बाय कैप्चरिंग फ्यूचर एनर्जी सेविंग्स, ठीक है। तो इसका एम ये था कि हम लोग जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक मैनेजमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए और इसका डिमांड भी अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में जो हम लोग एनर्जी सेविंग कर सके उसमें ये उपयोगी हो, ठीक है। फ्रेमवर्क भी दिखाया गया कि फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपिंग फिजिकल टूल्स फॉर प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, तो बहुत सारे टूल्स को प्रमोट किया गया, टूल्स बनाया गया जो कि एनर्जी एफिशिएंसी में प्रमोट कर सके, ठीक है। और ये 2008 में लॉन्च हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। छोटे छोटे रूपों में हम लोग जानेंगे। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था। ये बिल्डिंग्स बनाने का काम करता है, जहाँ पे हम लोग एनर्जी को बचाने की बात कर रहे हैं तो ये प्रमोटिंग करता है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। ये प्रमोट करता है इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग को वेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसको ये प्रमोट करता है। ट्रांसिशन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूविंग द रेसिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट चेंज, फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम। यदि हम लोग को सस्टेन करना है इस इन्वायरमेंट में तो हम लोग को आसपास के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, उसके डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, ओके। तो 3 मेजर इनिशिएटिव लिया गया नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट के द्वारा। क्या क्या? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इसमें क्या कहा गया कि फॉर ऑप्टिमल एनर्जी यूटिलाइजिंग इन कमर्शियल बिल्डिंग्स, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उसमें ऑप्टिमम अमाउंट में एनर्जी यूटिलाइज करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। रिसाइकलिंग ऑफ अर्बन वेस्ट, अर्बन जो होता है वो शहरी को कहा गया वेस्ट, वहाँ की गंदगी, तो उसको हम लोग रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जिसमें कन्वर्सन हो, किसका, जो कूड़े करकट हैं, वेस्ट हैं, किसके रूप में, एनर्जी में कन्वर्ट हो, और वेस्ट वाटर का भी हम लोग रीयूज़ कर सकें, ये सब चीज़ें बनाई जाएँ। बेटर अर्बन प्लानिंग एंड मॉडल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब बातें कही गई।
अब आते हैं नेशनल वाटर मिशन। ये भी 2008 में लॉन्च हुआ था। इसमें ये रखा गया था कि हम लोग के वाटर के यूज़ को बढ़ाना है और वाटर को इम्प्रूव करना है 20% तक। इसमें एक ख़ास बात की चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि वाटर बहुत ही ज़रूरी है शहरी क्षेत्र के लिए, तो रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप रास्ते में देखते होंगे कि नदी नाला के पास कि बहुत सारे पानी आते हैं, उसी में सब नहाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं, तो उसको वो नदी नाला होते हुए पानी समुद्र में जाके मिलता है, तो हम लोग उसको रिसाइकल नहीं कर पाते, तो उसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कोस्टल एरिया में। मॉडर्न डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको हम लोग को डीसैलिनाइजेशन करके इसको दोबारा यूज़ करना चाहिए। बेसिन लेवल मैनेजमेंट, इन्हांस्ड स्टोरेज, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें हम लोग पानी की स्टोरेज को देख सकते हैं। जो बारिश आती हैं तो हम लोग को एक ऐसा रूफटॉप बनाना चाहिए जहाँ पे हम लोग रेन वाटर को बचा सकें, ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रमोटिंग लार्ज स्केल इरिगेशन, सिंचाई, इरिगेशन जो होता है खेती के लिए होता है, तो हम लोग उसको प्रमोट करना चाहिए लार्ज स्केल पे। अब आते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो कि प्रोग्राम 2010 में लॉन्च किया गया था कि कुछ डेवलप करना पड़ेगा मॉडल, सस्टेनेबल मॉडल, जिससे हिमालयन इकोसिस्टम को हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा। उस वहाँ के जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके हेल्दी इन्वायरमेंट को बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किया गया, पॉलिसी बनाया गया। ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए असिस्ट हिमालयन स्टेट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिटेक्टिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे, एंड प्रोजेक्टिंग देयर फ्यूचर इम्पैक्ट, डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर हिमालयन रीजन, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग स्टेक होल्डर। जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, उन लोग को ये पता रहना चाहिए कि हिमालयन रीजन में हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सस्टेन कैसे किया जाए। तो ये सब उस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा गया। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, जो कि 2014 में इनिशिएट हुआ था। इसमें होता है कि ग्रीन इंडिया का जब भी बात आता है तो पेड़ पौधा से रिलेटेड बात आता है कि हम लोग को फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करना है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए कम से कम 10 मिलियन हेक्टेयर में। देखा जाता है कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये नेचर में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लैंड, ये हर जगह लागू होना चाहिए, सरकार के पास भी, प्राइवेट भी और पब्लिकली भी। ठीक है, उसके बाद इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो एक प्लानिंग करना चाहिए, कम्युनिटीज़ लेवल पे डिसीजन होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए। अब वेज लेबर अपॉर्चुनिटी, इसमें सभी को आना पड़ेगा, इसमें बेरोज़गारी भी कम होती है। यदि हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिर 7वें नंबर पे आते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 2014-15 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर को हम लोग को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि यदि कोई बारिश के कारण जो एरिया बर्बाद हो गया, जिसमें फार्मिंग में कमी आ गई, उस एरिया को बचा के रखना है, एग्रीकल्चर के बचा के रखना है। वाटर के यूज़ को बढ़ाना है, सॉइल के हेल्थ को देखना है, वहाँ के रिसोर्स को देखना है। 8वें नंबर पे आता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो नॉलेज सिस्टम को देखते हुए बहुत सारे पॉलिसीज़ को हम लोग को बनाना होगा, उस पर एक्शन करना होगा कि वो अच्छे से चल सके, नेशन में ग्रोथ हो सके उस चीज़ का। और यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो भी एक्शन है वो सब ख़त्म हो जाएगा, और उसको हम लोग को सबको नेटवर्किंग की तरह बताना होगा, समझाना होगा क्लाइमेट चेंज के लिए। और रीजनल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, हम लोग को एक ऐसा मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिससे कि पूरे रीजन पे क्लाइमेट का क्या असर है, क्या असर नहीं है, ये हर मनुष्य को समझना होगा, हर जीव जंतु को समझना होगा। तो ये 8 मिशन हैं जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये 8 मिशन इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि हम लोग को नेचर को सर्वाइव करके रखना है, नेचर को बचा के रखना है।
तो हम लोगों ने इस 8 मिशंस को देखा जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के आधार पे रखा गया है। तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। मैं एक ऐसा नोट्स लेके आप लोग के बीच आया हूँ जिससे आपकी पूरे इंटायर नॉलेज आपको इन्वायरमेंटल साइंस का मिलेगा। आप एग्ज़ाम के लिए भी यदि प्रिपेयर कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का यदि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन या पीजी में इन्वायरमेंटल साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लेक्चर को शेयर करें। थैंक यू।